स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। 3 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड कर दिए हैं मित्रों। तो इन प्रैक्टिस सेट में वैसे ही प्रश्नों को हमने शामिल किया है जिस प्रकार से परीक्षा में आते हैं। आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को देखिए। गणित के भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखिए और कोशिश ये कीजिए कि आप लोगों से पूरे के पूरे 30 प्रश्न अच्छे से बन जाए। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा जो प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये हमने इसके पहले भी 2 से 3 बार ये प्रश्न को सॉल्व किया हुआ है मित्रों। तो यहाँ पर हम सभी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं और करेक्ट आंसर की बात हम यहाँ पर करते हैं। ओके, 2006, 2008, 2011, 1997। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा मित्रों 2006, क्योंकि 2006 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के जो लड़के हैं उनकी आयु करना बाल अपराध माना गया था। ठीक है, तो ये बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की ही लड़कियों की का विवाह होगा और 21 वर्ष से अधिक आयु के ही लड़कों का विवाह होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 2006 में लागू, मतलब ये 2006 में आया था बाल विवाह निषेध अधिनियम, परंतु ये लागू हुआ था 1 नवंबर सन 2007 में ये लागू हुआ था। ठीक है, तो मतलब 2006 में आया था परंतु ये लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 में। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मित्रों कि ये लागू कब हुआ था और ये आया कब था। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। CNG का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है। CNG मतलब जो हम पढ़ते हैं CNG, इसका ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए वाहनों में, ऑप्शन नंबर बी उद्योगों में, ऑप्शन नंबर डी खाना बनाने में, ऑप्शन नंबर सी खाना बनाने में, ऑप्शन नंबर डी वाहनों एवं उद्योग में। तो मित्रों यहाँ पर ईंधन के रूप में वाहनों एवं उद्योग में CNG का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का जो फुल फॉर्म है वो भी आप प्लीज याद रख लीजिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, तो ये हो गया हमारा CNG का फुल फॉर्म, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है वाहनों एवं उद्योगों में। ठीक है, ईंधन के रूप में किया जाता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया हुआ है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। थोड़ा ये बड़ा प्रश्न है तो हम इसे इस तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, प्रश्न नंबर 3, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया एक पैराग्राफ हमें पढ़ना है और जिसे गांव का एक छात्र है उसने अपने घर के विषय में बताया गया, तो हमें बताना है कि वो कौन से गांव का छात्र है या कौन से राज्य का छात्र है। ठीक है, तो मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 15 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव कहाँ होना चाहिए। तो मित्रों ये डिटेल हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। फर्स्ट यूनिट मतलब जो हम आवास यानी कि सेकेंड यूनिट थी हमारी, तो उसमें मैंने जो प्रश्न बताए थे आपको 20 से 40 प्रश्न हमने सॉल्व किए थे। तो वहाँ पर हमने असम के बारे में बात की थी कि असम में कितनी वर्षा होती है और किस तरीके से वहाँ पर घर होते हैं। तो मित्रों ये है हमारा असम। ठीक है, तो हम डायरेक्टली आंसर की बात कर लेते हैं। तो ये हमारा असम राज्य में होना चाहिए ये गांव, क्योंकि असम राज्य में 200 सेंटीमीटर वर्षा, मतलब वर्ष भर में इतनी वर्षा होती ही रहती है। ठीक है, तो मतलब वहाँ का जो जलवायु होती है वो आर्द्रतापूर्ण होती है। आर्द्रतापूर्ण होने के कारण वहाँ पर क्या होता है, एक मतलब पानी का जो होता है वो जैसे कि पानी नीचे स्थल पर रहता है और इस कारण से 3 से 5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर इनका क्या बना हुआ होता है, इनका घर बना हुआ होता है मित्रों। तो ये इस तरीके से मतलब ये जैसे ये पानी ये इस तरीके से ऐसा है और ये 3 से 5 मीटर ऊंचे खंभों पर ये घर इसलिए बनाते हैं ताकि पानी इनके घर में ना जा सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए असम। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4।
रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। ठीक है, ये तो इस प्रश्न को भी हमने 2 से 3 बार सॉल्व किया है। तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए विटामिन के यहाँ दिया हुआ नहीं है में, लेकिन आप प्लीज़ ये याद रखिएगा, मान लेते हैं हम इसे विटामिन के। ठीक है, तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक है, ABCD ये थोड़ा टाइपिंग में हमने कंटिन्यू में लिख लिया है, लेकिन यहाँ पर विटामिन के जो होता है ना मित्रों वो होता है हमारा रक्त का थक्का बनने में सहायक। ठीक है, क्योंकि विटामिन के में क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक तत्व होता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की बात की गई है। हमने ये 9th 10th के साइंस में पढ़ा हुआ है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ठीक है, इसके बाद भी पढ़ा हुआ है, 6th 7th 8th में भी हमने ये काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पादप कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए केंद्रक, ऑप्शन नंबर बी हरित लवक, ऑप्शन नंबर सी रिक्तिकाय और ऑप्शन नंबर डी तारकाय। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तारकाय। तारकाय जो होता है वो ऑप्शन पादप कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्योंकि केंद्रक भी होता है, हरित लवक भी होता है, रिक्तिकाय भी होती है, लेकिन तारकाय जो होता है वो पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है मित्रों। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। ठीक है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, उन गतिविधियों के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए वनों का जलना, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी एरोसोल केन का उपयोग और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम देखें तो वनों के जलाने से भी पृथ्वी का जलवायु परिवर्तित होता है। कृषि आधारित क्रियाकलाप अगर हम करेंगे, जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत सारे पैरासाइट्स का उपयोग करेंगे, मतलब पीड़कनाशी, कीटनाशी, इन सारी चीज़ों का अगर हम उपयोग करेंगे तो यहाँ पर भी जलवायु में परिवर्तन होगा ही होगा, क्योंकि प्रदूषण होगा। ठीक है, और एरोसोल केन का उपयोग, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा मित्रों, हमारे आंसर, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रदूषण से रिलेटेड है, प्रदूषण हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो मिनी माता रोग जो होता है ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना है कि जो Hg, ओके हाँ Hg होता है पारा। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पर आर्सेनिक, पारा, कैडमियम और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों पारा होगा, क्योंकि पारा युक्त अगर जैसे मतलब जो सीवेज लाइन होती है, कहना चाहिए सीवेज लाइन जो होती है, यानी कि जो फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है उसे पानी में छोड़ दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर पारा उपस्थित है, उस पानी में पारा है और पारा खा लिया है मछली ने। ठीक है, मछली ने खा लिया और मछली हमने खा ली, तो उस मछली के खाने से हमको कौन सा रोग हो जाएगा मित्रों, मिनी माता रोग हो जाएगा। ठीक है, तो पारे की अधिकता वाली मछली को खाने से हमें हो जाता है मिनी माता रोग। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। DDT है। ठीक है, DDT ऑप्शन नंबर ए एक एंटीबायोटिक है, ऑप्शन नंबर बी अनअपघटनीय प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर सी अपघटनीय उर्वरक है, ऑप्शन नंबर डी डाइफ्लोरो टाइटेनियम। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा अनअपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, डाइफ्लोरो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा अनअपघटनीय प्रदूषक। ठीक है, क्योंकि DDT एक प्रकार का अनअपघटनीय प्रदूषक है, ये हमने 12th में पढ़ा था। ठीक है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, मतलब ये टाइटेनियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है, परंतु हमारा आंसर जो है वो यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 में दिया हुआ है कौन सी
गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमें वैश्विक ऊष्मन के बारे में बताना है। वैश्विक ऊष्मन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, उत्तरदायी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस उत्तरदायी होती है तो वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर सी, CO2। ठीक है, मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किसमें किया जाता है? कौन सी ऐसी शाखा होती है जिसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बॉटनी, ऑप्शन नंबर बी हार्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी जियोलॉजी, नंबर डी एनाटॉमी। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टिकल्चर जो होता है उसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। हार्टिकल्चर यानी कि देखिए, जैसे कि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि हार्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि का अध्ययन उसमें किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे बॉटनी, बॉटनी यानी कि होता है हमारा वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी कि बहुत सारी वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियोलॉजी, जियोलॉजी जो होता है ये भूगोल जैसा कुछ होता है। ठीक है, मतलब भूशास्त्र जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी। ठीक है, तो वो होगा एनाटॉमी, एनाटॉमी में जो होता है यानी कि मतलब ये भी उद्यान कृषि से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ जूलॉजी और जियोलॉजी में आप डिफरेंट याद रखिएगा कि क्योंकि जूलॉजी जो होता है, ठीक है, जूलॉजी जो होता है वो जंतु शास्त्र होता है जिसे हम प्राणी शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जियोलॉजी जो होता है वो भूविज्ञान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हार्टिकल्चर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, स्लीपर जंतु एनिमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है? ठीक है, स्लीपर जंतु एनिमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है? एनिमल्क्यूल किसका सामान्य नाम है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर बी मोनोसिस्टिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रिपोनोसोमा, ऑप्शन नंबर डी पैरामेशियम। तो मित्रों, हमने 11वीं क्लास में और 9वीं और 10वीं क्लास में विज्ञान में हमने पढ़ा, मतलब एक चित्र देखा था पैरामेशियम। ठीक है, जिसे चप्पल नुमा आकृति जिसकी होती है इस तरीके से। ठीक है, तो वो वाला जो जंतु है उसे ही स्लीपर जंतु कहते हैं, वो है पैरामेशियम। इस तरीके से हमने एक चित्र भी बनाया था। ठीक है, आप लोगों को अगर याद होगा तो अभी तक माइंड में आ गया होगा। इस तरीके से ऐसा स्लीपर टाइप का वो चित्र था और वो था पैरामेशियम का। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे हम अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी रेशम का कीड़ा, ऑप्शन नंबर डी कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है मित्रों कि कौन सा ऐसा जानवर है, ठीक है, कौन सा ऐसा जानवर है जिसमें सुनने की शक्ति बहुत अधिक होती है। ठीक है, मतलब वो इतनी ज़्यादा वो उसकी सुनने की शक्ति होती है, तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों की हिलने की ध्वनि और घास पर कोई जानवर चल रहा है ना उसमें अंतर कर लेता है वो। ठीक है मित्र, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा बाघ। ठीक है, बाघ जो होता है उसकी सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, मतलब कुत्ते से भी ज़्यादा होती है। कुत्ता जो होता है जैसे नॉर्मली मतलब कुत्ता अगर सोया रहता है तो उसे आहट जरूर सुनाई आ जाती है, लेकिन उतनी तीक्ष्ण उसकी नहीं होती है। ठीक है, रेशम का कीड़ा नहीं, गिद्ध की जो मतलब नजरें जो होती है वो तेज होती है, परंतु बाघ जो होता है ये मांसाहारी प्राणी है और ये इतना ज़्यादा मतलब इतनी तीक्ष्णता से सुनता है कि अगर कोई पत्ते हिल भी रहे तो वो समझ जाता है कि इस ओर से जानवर आ रहा है या, और इस तरीके से वो अपना शिकार करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न। अब ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ठीक है, घटपर्णी पौधा जिसे निफेंथिस कहते हैं, ठीक है, घटपर्णी पौधा निफेंथिस जिसे कहते हैं वो क्या होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है, ऑप्शन नंबर बी घटपर्णी का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी मेंढकों, कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और जो चूहे वगैरह होते हैं उन्हें चालाकी से वो फंसाकर खा लेता है। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा ये है ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, ये 14 प्रश्न है। तो यहाँ पर अन्य मृत जंतुओं का निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी कि जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं, उन पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए पैरासाइट, ऑप्शन नंबर बी डीकम्पोजर, ऑप्शन नंबर सी स्कैवेंजर, ऑप्शन नंबर डी ओमनीवोर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कैवेंजर। ठीक है, स्कैवेंजर जो होते हैं वो अन्य मृत जीव जंतुओं पर अपना मतलब अपना जीवन निर्वाह करते हैं स्कैवेंजर। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, लोसर त्योहार जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा में, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में। ठीक है मित्रों, तो आप यहाँ पर प्लीज याद रखिएगा, जो सिक्किम राज्य है उसमें लोसर त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में लोसर त्योहार मनाया जाता है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 16, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है प्रश्न नंबर 17। ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया है। ठीक है, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिससे विशेष रूप से शिक्षा यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड है वो उपग्रह। तो हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए नोसेट, ऑप्शन नंबर बी तेजसेट, ऑप्शन नंबर सी एजुसेट, ऑप्शन नंबर डी जी सेट। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा एजुसेट। एजुसेट जो होता है वो है शिक्षा से संबंधित ऐसा उपग्रह जो जिसे शिक्षा के लिए ही, शिक्षा के प्रयोजन के लिए ही समर्पित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, जल्लीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो मित्रों जल्लीकट्टू जो है, जल्लीकट्टू जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू त्योहार। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश में तो मित्रों ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मध्य प्रदेश में पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तांबे के लिए, ऑप्शन नंबर बी सोने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हीरे के लिए, ऑप्शन नंबर डी अभ्रक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। ठीक है, मतलब हीरे के लिए क्या फेमस है? पन्ना फेमस है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये काफी कुछ मतलब हमें बहुत बारी हमने पढ़ा हुआ है और ये हमें याद भी है। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। जल समस्या का निराकरण संभव है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जल अपव्यय को रोककर, ऑप्शन नंबर सी बी समुचित जल प्रबंधन करके, ऑप्शन नंबर सी वाटर हार्वेस्टिंग और इनमें से सभी। तो मित्रों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब अगर हम जल प्रबंधन यानी कि जल अपव्यय को रोकेंगे तब भी हम जल समस्या से बच सकते हैं, और समुचित जल का प्रबंधन करेंगे तब भी जल समस्या से बच सकते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जैसे वाटर हार्वेस्टिंग, हमारे छत पर या हम कोई भी मतलब वाटर को कंजर्व करके सेव करके रखेंगे तो भी हम जल समस्या से
बच सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मित्रों, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा शिक्षक ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के वास्तविक रूप, भौगोलिक तथा आकार को समझाता है। ग्लोब क्या है? ठीक है, देखिए पर्यावरण अध्ययन का कोई शिक्षक है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के कक्षा के कोई शिक्षक है और वो ग्लोब के द्वारा पृथ्वी की वास्तविक रूप को, मतलब वास्तविक और भौगोलिक रूप को समझा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लोब क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन नंबर बी दृश्य सामग्री, ऑप्शन नंबर सी श्रव्य दृश्य सामग्री और ऑप्शन नंबर सी क्रिया सहायक सामग्री। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृश्य सामग्री, क्योंकि ग्लोब जो है वो श्रव्य सामग्री तो होगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ऑप्शन नंबर बी दृश्य सामग्री। ठीक है, ग्लोब क्या हो जाएगी? दृश्य सामग्री। ओके, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 23। समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ठीक है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शंस की बात करते हैं। निर्धारण मापनियां, ऑप्शन नंबर बी दत्त कार्य, ऑप्शन नंबर सी कागज पेंसिल परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी मौखिक प्रश्न। जैसे ग्रुप में कोई बच्चे कार्य कर रहे हैं तो उनके सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं के आकलन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कार्य होगा? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दत्त कार्य। ठीक है, मतलब समूह कार्य में अगर कोई बच्चे काम करे तो हम उन्हें कुछ कार्य देंगे। ठीक है, तो वो उससे हम क्या करेंगे, उनके सामाजिक व्यक्तित्व विशेषताओं का आकलन हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ठीक है, मतलब देखिए क्वेश्चन इस तरीके की अगर आते हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम बच्चे कौन से हैं। मतलब प्राथमिक स्तर बोला है तो जल्दी से 4 से 5 बच्चे हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि प्राथमिक स्तर के बच्चे होते कितने बड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ऑप्शन नंबर ए क्या हम दत्त कार्य के थ्रू उनका आकलन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्विज प्रतियोगिता क्वेश्चन आंसर्स करके हम क्या उनका आकलन कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी पोर्टफोलियो एक फाइल जैसा होता है जिसमें बच्चे की सारी कुछ जानकारी होती है, ऑप्शन नंबर सी योगात्मक कार्य। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो के थ्रू हम बच्चों का आकलन हम कर सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो जो प्राथमिक स्तर पर हम बनाते हैं तो उसके थ्रू हम बच्चों का आकलन आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये जो शब्दावली जो आती है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो, तो इन सारी चीज़ों में आप डिफरेंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 25। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की अगर बात करें, एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता होती है? मतलब एक अच्छा जो परीक्षण है उसकी क्या विशेषता होगी? ऑप्शन नंबर ए वैधता, ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी विश्वसनीयता, ऑप्शन नंबर डी व्यवहारिकता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें यानी कि एक अच्छा परीक्षण कैसे होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए और व्यवहारिकता भी होना चाहिए उसमें। ठीक है, मतलब व्यवहारिकता, कुल मिला के हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा व्यवहारिकता। ठीक है, यानी कि हम उसे जब 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 जन सामान्य पर लागू करेंगे, ठीक है, जब जन सामान्य पर लागू करेंगे तो वो व्यवहारिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी एक के लिए ही वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, सब पर वो आसानी से लागू हो जाए, ऐसा परीक्षण होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 की अगर बात करें तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है बोला है, नेगेटिव वाला पूछना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर बी निर्धारण, ऑप्शन नंबर सी निष्कर्षण, ऑप्शन नंबर डी अवलोकन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी निर्धारण। ठीक है, प्रश्नों को एक बार फिर से समझिए।
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु है। ठीक है, और ऐसा कौशल कौन सा नहीं है, मतलब पूछताछ आधारित केंद्र बिंदु, मतलब वहां पर जो मेन पॉइंट है वो पूछताछ के आधार पर ही डिक्लेयर होगा। तो पूर्वानुमान, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन, ये सारे उसी कौशल से रिलेटेड, परंतु निर्धारण जो है वो उस कौशल से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें 2 से 3 बार पढ़ने पर समझ में आता है। ठीक है, तो ये अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन प्रश्न नंबर 27। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? ऑप्शन नंबर ए योजना विधि, ऑप्शन नंबर बी कहानी विधि, ऑप्शन नंबर सी व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर डी वाद विवाद। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव मेथड है, ठीक है, यानी कि जैसे योजना विधि, यानी कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये बड़े लेवल के बच्चों, जैसे ही कोई स्तर आया प्रश्न में तो सबसे पहले मैंने 1 से 5 से 6 बार ये कहा है कि जैसे ही अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में वो बच्चे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर बोला है तो प्राथमिक स्तर के बच्चे आ जाना चाहिए। अब उन छोटे छोटे बच्चों को अगर हम कोई चीज की प्लानिंग बताएंगे तो वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। व्याख्यान विधि तो बिल्कुल भी अनुपयोगी है प्राथमिक स्तर के लिए, और वाद विवाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा कहानी विधि, क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाएंगे तो वो बहुत इंटरेस्ट से सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे प्रभावशाली विधि हमारी कहानी विधि। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये दिया हुआ हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? ठीक है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्न में से किस में प्रयोग होता है? और मित्रों मैं यहाँ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक टॉपिक जो शिक्षण सूत्र दिए हुए, ठीक है, 8 से 10 शिक्षण सूत्र जो दिए हुए, अज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब 8 से 10, मतलब 10 भी नहीं 12 समथिंग शिक्षण सूत्र दिए हुए हैं। तो प्लीज आप ये शिक्षण सूत्र एक बार देख कर जाइएगा। ठीक है, शिक्षण सूत्र आप एक बार देखकर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे छोड़िएगा मत, क्योंकि एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब जैसे कि ये देखिए यहाँ पर आ गया आप विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत। अब विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत हमने अगर शिक्षण सूत्र नहीं पढ़ा है, अगर हमने विधियां नहीं पढ़ी है, तो ये प्रश्न हमसे गलत हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगमन विधि, क्योंकि मैंने 3 से 4 बार ये प्रश्न को डिस्कस किया है कि आगमन विधि में क्या होता है। सबसे पहले हमें उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब उदाहरण क्या होते हैं, हमारे विशिष्ट होते हैं, और फिर हमसे नियम निकलवाए जाते हैं। ठीक है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जो है वो आगमन विधि, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर वो जो है वो आगमन विधि होती है। और निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताते हैं और फिर उदाहरण निकाले जाते हैं। तो ये निगमन विधि हो गई और ये आगमन विधि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन बनाने का उद्देश्य निरूपित है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन बनाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, ऑप्शन नंबर डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना और कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टिव आंसर है तो वही है हमारा कि ऑप्शन नंबर है, यानी कि बच्चों में विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी जो लाइफ है विद्यालय के अंदर की, उस लाइफ को हमें बाहरी दुनिया से जोड़ना है। अगर हमें मुद्रा पढ़ाना है तो मुद्रा से संबंधित हम उन्हें ये भी पूछ सकते हैं कि बेटा आपने मॉर्निंग में कुछ खरीद के लाया था, तो यहाँ से मतलब उनके अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पर्यावरण पढ़ाने का। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, प्रश्न नंबर 30। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 यहाँ पर जो दिया हुआ है वो बात कर लेते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन के अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की जो होती है अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो अंतः विषय प्रकृति क्या होती है, 1 मिनट में आप उसे समझ लीजिए पहले। अंतः विषय प्रकृति यानी कि समवाय विधि। समवाय विधि यानी कि जैसे पर्यावरण है, ठीक है, पर्यावरण एक विषय है और पर्यावरण में बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो उसमें विज्ञान भी आ ही जाता है हमारा, ठीक है, अगर हम बात करें तो उसमें हमारे सोशल साइंस भी आ ही जाता है। मतलब
अंतः विषय प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, ऑप्शन नंबर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय पुस्तिका और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और ऑप्शन नंबर डी विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु की पद्धति का प्रयोग। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि अगर अंतः विषय प्रकृति की बात करें तो किसके मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर वो संबोधित कर रहा है, अंतः विषय प्रकृति। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण विषय की विषय वस्तु की पद्धति के प्रयोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 3 प्रैक्टिस सेट हमने अपलोड किए हैं, तो उन्हें भी देख लीजिएगा। मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के भी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं। तो मित्रों आप पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट देखिएगा और प्लीज़ डिमोटिवेट मत होइएगा, नेगेटिव मत सोचिए, मतलब बहुत अच्छे से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और आप लोगों का एग्जाम भी बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।